Hello everyone, welcome to EduTap. So we know that PFRDA Grade A Phase 1 exam was on 6th of October. And as a part of this video, we are going to see what percentage of questions were asked directly from the EduTap course. Now please remember, in this video, I'm not going to include those questions that were indirect in nature. ठीक है, indirect मतलब है कि क्वेश्चन डायरेक्टली एडुटैप के कोर्स से नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर आपने कंटेंट पढ़ा होता तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप उसे अटेम्प्ट कर सकते थे. मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा, ठीक है. हालांकि उसे भी काउंट किया जा सकता था, बट वी आर नॉट काउंटिंग दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो नॉट इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स. ठीक है, न्यूमेरिकल में एक भी इंक्लूड नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगेन इनडायरेक्ट तरह के ही होते हैं. पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने अप्लाई किया, यू विल रीच द आंसर. बट दिस इज समथिंग दैट अगेन वी आर एक्सक्लूडिंग. वी विल जस्ट टॉक अबाउट द डायरेक्ट क्वेश्चंस that were there as far as the course is concerned, right? So I hope this video is going to be helpful for you. Now let us move forward, and basically these were the maximum number of questions that were asked from the different components. You can see for management it was 7, economics 7, finance 5, accounts 4, pension 7, कॉस्टिंग 10 एंड कंपनीज एक्ट 10, कंपनीज एक्ट 7, राइट. तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है. एंड लेट अस सी दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड आउट ऑफ दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट फाइनेंस, जहां पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्सिडी ऑफ आरबीआई. बट इससे पहले मैं एक क्वेश्चन बताना आपको शुरू करूं, प्लीज रिमेंबर दैट द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज नॉट द एनालिसिस, राइट. तो इसको एनालिसिस की वीडियो में समझ लेना. ये सिर्फ हम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो कोर्स से आए हैं. अगर आपको एनालिसिस की वीडियो देखनी है, प्लीज गो टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ओवर देयर यू विल फाइंड दैट सेपरेट वीडियो, राइट, जो हमने डिटेल में कवर किया दैट व्हाट हैज बीन द एनालिसिस as far as this PFRDA grade A phase 2 examination is concerned. बट यहां पर सिर्फ हम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्सिडी ऑफ आरबीआई. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एंड एज यू कैन सी बेसिकली इट वाज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, राइट, एज अ पार्ट ऑफ अवर आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस चैप्टर. ठीक है, अगर आप इस यूनिट को खोल के देखेंगे कोर्स में तो यहां पर ये कवर्ड था. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी. सो ऑफ कोर्स दिस वन वाज आल्सो कवर्ड, राइट. यू कैन सी द स्क्रीनशॉट ओवर हियर. तो अगर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स वाला चैप्टर खोलेंगे कोर्स में, यू विल बी एबल टू फाइंड इट, राइट. The next is definition of non-scheduled bank. Again, a very basic question. ठीक है, फाइनेंस के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मुश्किल आए थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप क्वेश्चंस थे जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे, राइट. एंड अगेन इट इज समथिंग दैट वाज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, राइट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स पार्ट, राइट. इकोनॉमिक्स में 7 क्वेश्चन है. तो अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में अगर 5 क्वेश्चन आए थे तो 4 क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड, राइट. 4 क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड. एंड फाइनेंस में याद रखना कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी था, राइट. सो इफ आई लुक इट ओवर हियर, सो यू कैन सी 1, 2 and 3 क्वेश्चंस. ओके, सो आउट ऑफ 5, 3 क्वेश्चंस वर डायरेक्ट. 3 क्वेश्चंस वर डायरेक्ट एंड वी हैव कवर्ड इट. एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमने नहीं कवर किया है, एंड 1 क्वेश्चन वर न्यूमेरिकल, राइट. इट वाज रिलेटेड टू सम, आई वुड से, हेजिंग. ठीक है, हेजिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया था. यू हैव टू कैलकुलेट दैट, एंड दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी वर एबल टू basically cover as a part of the course, right. Now the next one, the next is economics. अब economics में एग्जाम में 7 क्वेश्चन आए थे, and let us see how many we were able to cover. So what is the formula of GDP deflator, and based on that you had to mark your correct answer, and basically it was covered as a part of the course, right. अगर आप नेशनल इनकम वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां पर ये डायरेक्टली कवर्ड था, स्ट्रेट फॉरवर्डली. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट, राइट. तो इसमें जीडीपी डिफ्लेटर, WPI, CPI था, ऑप्शंस दिए हुए थे. अब यहां पर थोड़ा सा एब्सर्ड है, वी डोंट नो दैट, वी हैव सम कंफ्यूजन दैट व्हाट वाज द अदर कीवर्ड मेंशन ओवर हियर. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है, बट वो चीज हम अभी देख नहीं रहे हैं. ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो जिनके रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है, वी आर स्टिल मॉडिफाइंग द type of questions that were asked in the examination. But we will talk about the context with respect to the question, right. So again it was covered as a part of the course. Now the next one is a general rise in the a rise in the general price level caused by an increase in the aggregate demand or available supply describes what, right. So बहुत ही basic question था, which is basically demand pull inflation, right. So again it was covered as a part of the course. Which of the following correctly represents the formula of money multiplier? Again मैं बोलूंगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे, एंड बहुत ही आई वुड से स्कोरिंग पोर्शन था ये, एंड अगेन इट इज समथिंग दैट वाज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स. The next is which of the following statements are considered for calculating the national income, right. So of course 3 तरीके होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड एंड इनकम मेथड. तो वो तीनों मेथड हमने कोर्स में कवर किए हुए थे. तो अगर आप, इफ यू हैव गॉन थ्रू इट, यू कुड हैव आंसर्ड इट, राइट.
Now, under the flexible inflation targeting framework adopted by RBI, which what is the tolerance band for CPI inflation? So yes, and whether it was covered as a part of the course, the answer is yes. Again, it was covered, right? Now the next one. What is the relationship between MVP and T in the Fisher's transaction approach to demand for money, right? So was it covered? The answer is yes, it was covered. You can see it over here. It has been mentioned very precisely, right? So these were the questions, and if you see 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7, so all the 7 questions were covered as a part of the course. ठीक है, फाइनेंस में एक क्वेश्चन हमने नहीं कवर किया था, राइट? और एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल ही था, न्यूमेरिकल में काउंट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं था कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते थे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते थे, बट मैं उन्हें काउंट नहीं कर रहा यहाँ पर। अगर आपने हेजिंग का चैप्टर पढ़ा हुआ था, इक्विटी एंड डेट वाला चैप्टर, यू कुड हैव सॉल्व्ड इट, राइट? नो डाउट रिगार्डिंग दैट, बट द पॉइंट इज दैट वी आर नॉट काउंटिंग इट, राइट, एज अ पार्ट ऑफ दीज कैलकुलेशंस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, विच इज बेसिकली पेंशन। तो अगर पेंशन की बात करें, the first question was related to, I would say, regarding this scheme which is for the unorganized sector, right? तो इसका आंसर था बेसिकली सी ऑप्शन, विच इज एनपीएस लाइट। तो एनपीएस लाइट में से क्वेश्चन आया था और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली वी हैड कवर्ड इट एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, राइट? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। द नेक्स्ट इज एज पर पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015, एवरी इंटरमीडियरी मस्ट रिजॉल्व or reply to a grievance received from a subscriber within how many days, right? So answer क्या था इसका? इसका आंसर था basically this one. So C was the answer with respect to this question, which is 30 days, and you can see we had provided this table, and इस टेबल में से ही I would say 2 क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में। एक ये क्वेश्चन आया था, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊं आपको ये वाला क्वेश्चन, दिस वाज आल्सो आस्क्ड फ्रॉम द टेबल ओनली, फॉर विच द आंसर इज 21 डेज, राइट? सो यू कैन सी इफ यू हैड कवर्ड दिस टेबल, तो आपके 2 क्वेश्चन यहां से निकल जाते हैं। और लास्ट ईयर आई वुड से पीवाईक्यू में भी यहीं से क्वेश्चन आया था, which was regarding the online grievance redressal I would say platform that is there, right? तो वो भी हमने कवर किया ही था, बट वो चलो लास्ट ईयर की बात आ गई। बट इस साल भी उसी सेम एरिया से आप देख लो कि 2 क्वेश्चन और आ गए हैं। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में। Now the next is, as per PFRDA guidelines, who among the following is eligible to join NPS, right? So regarding this, I would say this is something a very easy question, right? So again, it was covered as a part of the course. Now under APY, a subscriber age 18 years wishes to receive a minimum guaranteed pension of 5,000 per month after attaining the age of 60 years. Based on the official APY contribution chart, what would be the monthly, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट? तो इसके लिए तो यार सिंपल सी बात है, ये टेबल है, यहाँ से फेज 1 में भी क्वेश्चन आया था और देख लो फेज 2 में भी आ गया, ठीक है? फेज 1 में उन्होंने इस एरिया से क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट? एंड फेज 2 में यहाँ से पूछ लिया, राइट? सो ये टेबल ऑफ कोर्स कोर्स में हमने कवर किया हुआ था, एंड इफ यू हैड कवर्ड इट you could have answered this question, right? Now the next one, a person has a corpus of rupees 24,50,000 in their NPS account at the time of retirement. Calculate the respective annuity purchase and lump sum withdrawal amount as per NPS rules, right? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यार बिल्कुल हमने कवर किया हुआ था, यू कैन सी इट ओवर हियर कि किस तरह कैलकुलेट हो सकता था। आप आराम से इसे अप्लाई करते तो आपका आंसर निकल सकता है, ठीक है? ऑल्दो आई वुड से इट इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड लग रहा है, बट इतना कुछ टेक्निकल नहीं है, ठीक है? इतना भी कुछ वो नहीं है। अगर आपने 60-40 वाला रेशियो पढ़ा हुआ है तो आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, राइट? सो दिस वॉज अगेन इट वॉज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स। नाउ द नेक्स्ट वन, सो इफ आई टॉक अबाउट आई वुड से दिस पेंशन, तो पेंशन के अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करें कि हमने कितने कवर किए हैं, तो यू कैन सी कि हमने 7 में से 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है? 6 क्वेश्चन जो थे हमारे कवर्ड थे। एक क्वेश्चन जो नहीं है यहां पर वो भी कवर्ड था, बट द पॉइंट इज दैट इट वाज इनडायरेक्टली कवर्ड, ठीक है? वो थोड़ा इनडायरेक्टली कवर्ड था, एंड आई वुड से apart from that it was why it was indirectly covered, because it was related to current affairs, ठीक है? तो उसमें वो क्वेश्चन पूछ लिया था कि यार T+1 T+2 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, एंड वो करंट अफेयर में नोटिफिकेशन में अपडेट आया था, that's why it was not covered as a part of our static concept notes, but I would say indirectly it was covered, right? It was covered as a part of the current affair notes, no doubt regarding that, but यहाँ पर हम सिर्फ I would say concept notes जो हमने प्रोवाइड किया था as a part of the course उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? वो तो अभी हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से I would say this number could have been higher. Now let us move on to the next one, which is Companies Act, जहां पे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखते हैं कितने क्वेश्चन आए थे। So as per Companies Act 2013, when an auditor resigns, to whom must the auditor intimate the resignation, right? So of course registrar of companies, right? And what is going to, was it covered as a part of the course? Of course it was covered, right? तो बहुत ही straightforwardly ये कवर किया गया था, which is regarding the resignation,
and it was doable, right? The next is under section 125 of the Company Act 2013, the funds accumulated in the इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड कैन नॉट बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो अगर आप इस सेक्शन को पढ़ लेते, राइट, तो सेक्शन 125 को, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, कि किसके लिए कर सकते हैं और किसके लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। सो अगेन इट वाज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स। नाउ अंडर सेक्शन 44 of the Indian Companies Act 2013, shares and debentures are classified as what? Movable or immovable? So of course it is movable and it was covered. अब देख सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, मैं मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन लेके नहीं चल रहा। अगर मुझे इनडायरेक्ट क्वेश्चन लेने हो तो ये नंबर और हाई जाएगा जितने क्वेश्चंस कवर्ड हुए हैं, ठीक है। मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं कि यार उसका जो आंसर है ना, डायरेक्ट कंसेप्ट नोट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम कंसिडरिंग एज अ पार्ट ऑफ इट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। As per the Companies Act 2013, when a public issue is made, the company must inform which of the following, right? तो इसका आंसर आई वुड से स्टॉक एक्सचेंजेस where securities are proposed to be listed, and it was again covered, ठीक है। ये प्रोसेस हमने पूरा डिस्कस किया था, what is the process for a company to get listed on a stock exchange, and इसी के अंडर आराम से आप इसको कवर कर सकते थे, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। नाउ अगर हम इसकी बात करें आई वुड से कंपनीज एक्ट की, सो कंपनीज एक्ट में आए थे कितने क्वेश्चंस? सो देयर वर 6 क्वेश्चन, राइट। तो 6 में से आई वुड से 5 क्वेश्चन हमने डायरेक्टली कवर किए हैं। एक क्वेश्चन क्यों नहीं कवर किया था? एक क्वेश्चन हमने इसलिए कवर नहीं किया था बिकॉज आई वुड से इट वाज देयर एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। थोड़ा सा अमेंडमेंट आई थी एंड बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास इनडायरेक्ट नॉलेज थी तो जिस तरह के ऑप्शंस एग्जाम में दिए गए थे आप उसे सॉल्व कर सकते थे, बट मैं उसे इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं फिर भी उसे इंक्लूड नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द आई वुड से कोर्स ओनली, राइट। तो आगे चलते हैं। नाउ कॉस्टिंग की बात करते हैं। कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया कि अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्टिंग में 4 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल के थे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं कि वो आए थे या नहीं आए थे, राइट। तो क्योंकि वो थोड़ा अप्लाइड पार्ट हो जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट हो जाता है, इसलिए हम उसे नहीं देख रहे। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो हमने नहीं कवर किया, ये मैं पूरा एक्सेप्ट करता हूं, इस पे हम इंप्रूवमेंट करेंगे, काम करेंगे और अपने नोट्स को इंप्रूव करेंगे। बट बाकी के जो 5 क्वेश्चंस थे दे वर कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस डीकोडेड थिंग इज क्लियर टू यू कि एक क्वेश्चन हमने नहीं किया था, हम नहीं कर पाए, वो हमसे वो नहीं, हमारे नोट्स में नहीं था, बट बाकी के 5 थे और 4 तो न्यूमेरिकल थे। हम न्यूमेरिकल में काउंट नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकते थे, बिल्कुल सॉल्व हो सकते थे अगर आप सही से पढ़ के जाते हैं, ठीक है। अगर आपने आई वुड से अगर 4 क्वेश्चन आए थे, 4 में से 2 या 3 न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेते। अब मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे कॉस्टिंग, मैंने आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ कॉस्टिंग, राइट, बट मैंने कॉस्टिंग के फैकल्टी से बात की थी, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, राइट। ही सेड दैट बेसिकली इट वाज कवर्ड, बट basically since it is a type of numerical so we are not including it. So अब यहाँ की बात करें regarding costing, what type of costing method is used in sugar industry, so you can see it over here. So process costing, and it was covered as a part of the course. Now which of the following is the primary objective of cost accounting? So again ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अगेन इट वाज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, राइट। सो यू कैन सी द स्क्रीनशॉट ओवर हियर. Now the number of defect in 6 sigma r, right, the number of defect in 6 sigma r. So again, right, 6 sigma का कंसेप्ट यहां पर कवर किया हुआ था और आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, राइट। एंड बेस्ड ऑन इट यू कैन सी इट बेसिकली दैट दिस इज गोइंग टू बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, which of the following statements are incorrect regarding the classification of cost on a payable basis as variable, right? तो आप देख सकते हो that the answer is going to be administration cost is a variable cost, और आप देख सकते हो, ठीक है, this variable cost it was covered as a part of it. So if you had covered these examples you could have answered this question, right? Now the next one, तो आप देख सकते हो ऑप्शंस भी बहुत डायरेक्ट आए हुए हैं, that selling commission and direct wages, right, also sort of things, तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे। Now which of the following best defines opportunity cost? opportunity cost को इसमें best define कौन करता है? Of course it was covered as a part of it, right? So we had pasted a screenshot and it was covered, right, regarding the opportunity cost. Now if we talk about, मैंने जैसे बताया था आपको कॉस्टिंग के 10 क्वेश्चन है, बट हम 5 क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम कर पाए, एक क्वेश्चन हमारी कोर्स में से नहीं आया था और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यूमेरिकल थे, तो हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे, राइट। सो दैट इज द क्रक्स रिगार्डिंग, आई वुड से द कंक्लूजन रिगार्डिंग कॉस्टिंग। मैनेजमेंट की बात करते हैं, राइट। 7 क्वेश्चन आए थे मैनेजमेंट में से। मैनेजमेंट में मैं ये बोलूंगा कि जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का लेवल हाई था, ठीक है। क्वेश्चन इस बार डिफिकल्ट आए थे और कुछ 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे जो थोड़ा मतलब टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम कहते हैं लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लिखी हुई है, स्टूडेंट से कहा हमें। सो बेसिकली दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज दैट out of these 7 questions we are writing
2 to 3 क्वेश्चंस ओनली ओवर हियर, बिकॉज 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डायरेक्ट कोर्स में से आए थे, और जो बाकी के जो क्वेश्चन है देवर आई वुड से इनडायरेक्ट इन नेचर. फॉर एग्जांपल जैसे एक गोल्डमैन थ्योरी वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, गोल्डमैन थ्योरी वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन गोल्डमैन थ्योरी अब हमने डायरेक्टली गोल्डमैन थ्योरी के नाम से कवर नहीं किया वहां पर, लेकिन जो उसका कंसेप्ट है वो बताया हुआ है. तो अगर आप वो लीडरशिप स्टाइल पढ़ लेते सो बेसिकली यू कुड हैव रिटन इट, ठीक है. तो एप्लीकेशन बेस्ड था बट इट वाज आई वुड से डूएबल. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से जैसे कि डेवलपमेंट रोल ऑफ एचआरडी है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ था, तो नोट्स से हमने गोल्स ऑफ एचआरडी वो सब चीजें कवर की हुई है, तो अगर आपने वो भी पढ़ लिया होता तो इनडायरेक्टली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते थे, बट यहां वो मैं काउंट नहीं करूंगा, ठीक है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से आए थे, दैट self esteem is under which level of Maslow hierarchy. So you can see that this was covered as a part of the course. Maslow theory was covered, right? The next is process of laying objective and goal dash identify which function of management is this, right? So you can see again it is planning and it is covered as a part of the course, right? So you can see out of 7 3 questions were straightforward, they were direct. और अगर आप खुद एनालिसिस वाली वीडियो देख लेंगे आपको खुद पता चला जाएगा कि यार बाकी के जो क्वेश्चंस है जो हम नहीं बता रहे हैं कोर्स में से, वो कोर्स से सॉल्व किए जा सकते थे, बिकॉज बेसिकली द नेचर ऑफ क्वेश्चंस वाज इनडायरेक्ट बट दे वर डूएबल, राइट, दे वर डूएबल. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. कॉमर्शियल अकाउंटेंसी, आई वुड से 4 क्वेश्चंस वर देयर, एंड आउट ऑफ दिस 4 क्वेश्चंस आई वुड से वी वर एबल टू कवर 1 क्वेश्चन ओनली, ठीक है. एक ही क्वेश्चन हमने क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि जो बाकी 4 में से जो 2 क्वेश्चन थे दे वर न्यूमेरिकल, जो एक क्वेश्चन था इट वाज इनडायरेक्ट एंड 1 क्वेश्चन was direct based question, right? It was a direct question. तो वो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है और एक क्वेश्चन आई वुड से हमने नहीं कवर किया था इसमें से, और बाकी के 2 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे, ठीक है. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स बाय अ कंपनी? सो आई वुड से बेस्ड ऑन दैट basically you can see we had covered it as a part of it, right? So that is the idea, that is the idea with respect to that. Now if I try to give you a conclusion that टोटल कितने क्वेश्चंस मिले थे, सो टोटल अगर परसेंटेज निकाल लियो तो मैं बोलूंगा कि आउट ऑफ 50 28 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली कवर फ्रॉम द कोर्स. लेकिन मैं 50 में से लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने अभी इसमें न्यूमेरिकल इंक्लूड नहीं किया, ठीक है. तो अगर मैं इसमें न्यूमेरिकल निकाल दूं, ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि एक न्यूमेरिकल फाइनेंस में आया था, 1 न्यूमेरिकल वाज फ्रॉम फाइनेंस, एंड जो 4 न्यूमेरिकल्स वर देयर फ्रॉम कॉस्टिंग, ठीक है, और 1-2 न्यूमेरिकल आए थे आई वुड से अकाउंट्स में से, ठीक है. सो अगर मैं इस नंबर को 6 भी लेके चल लूं, ठीक है, मैं 6 भी लेके चलूं तो आई वुड से 50 में से अगर 28 क्वेश्चंस देखें तो परसेंटेज कितनी बनती है, अराउंड 56%, राइट. बट अगर मैं न्यूमेरिकल्स में से हटा दूं जो हमने काउंट ही नहीं किए इस समय, राइट, तो ये बनेगा नंबर 44, राइट. तो 44 नंबर बनेगा, और अगर मैं इसमें कुछ इनडायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी ऐड कर दूं, सो आउट ऑफ 44 यू कैन सी 32 to 33 क्वेश्चंस दे वर आई वुड से could have been answered from the course only. तो मैं ये नहीं कह रहा इसे किसी तरह की एडवर्टाइजमेंट में समझना, बट दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कोर्स लिया था, अब वो ये सोचते हैं कि यार क्वेश्चंस आए भी कोर्स में से या नहीं. अगर हमने कोर्स लिया था, अगर आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो आप पे डिपेंड है. तो इसलिए वीडियो का इंटेंशन ये है कि यार इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात ना करना, न्यूमेरिकल्स की बात ना करना, और सिर्फ अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देखो कि यार 56% क्वेश्चन सॉल्व 50 में से आराम से हो सकते थे. उसमें से अगर मैं न्यूमेरिकल कार्ड भी दूं जो मैंने इंक्लूड ही नहीं किए, तो 44 क्वेश्चंस में से 28 क्वेश्चंस आपके सॉल्व थे. डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट वंस, राइट, जो कि मैंने आपको बताया. जैसे मैनेजमेंट में बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे, तो जो कि एप्लीकेशन बेस्ड थे, सॉल्व किए जा सकते थे, राइट. सो यू कैन सी अगर मैं इनडायरेक्ट वाले भी ऐड कर दूं, and if I exclude this I would say numericals, so the number will be around 80%, ठीक है. तो फिर 80% नंबर हो जाएगा. So that is the idea. I hope it is clear to you, and maybe you will be getting some sort of idea that whether the course is exam oriented or not. Now before I end the session, let me also tell you how EduTap can help you as a part of your preparation, right? So what you have to do, you just have to go to a website which is edutap.in. तो यहाँ पर courses section में जाके you can go to different type of courses, all courses section में, and whatever course suits you as a part of your preparation, you can go through it. So you can check out the details. For example, if you want to check out RBI, so you can see that what type of crash courses are there, and if you want to check combo courses, right, you can go for combo options also, right. So for the combo options means that you want to go for RBI NABARD then IRDI, RBI NABARD then SEBI. So इस तरह combo courses also you can avail as a part of it, right. So that is it from my end. Thank you so much and all the best.